अगर मैं कहूं कि विश्व का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है, तो आप निश्चित तौर पर कोरोना का नाम लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या विश्व का सबसे खतरनाक वायरस कोरोना है? तो इसका जवाब है नहीं। विश्व का सबसे खतरनाक वायरस नफरत का वायरस है। ये वह वायरस है जिसकी वजह से पिछले हजारों सालों से मानव जाति ने सबसे ज्यादा तबाही और मौतें झेली हैं। हाल फिलहाल में इजराइल और फिलिस्तीन की घटना के पीछे भी ये नफरत का वायरस ही है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ताजा संघर्ष की शुरुआत रमजान के आखिरी शुक्रवार को हुई, जबकि इजरायली सुरक्षा बलों ने जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर कार्रवाई की। उनका ऐसा दावा था कि उस मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम बंधु आए हुए थे, उन्होंने पत्थर एकत्र करके रखे थे और वो वहां से इजरायली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर सकते थे, तो पहले भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है। लेकिन जो आखिरी शुक्रवार को, रमजान के आखिरी शुक्रवार को ये जो घटना हुई, ये सिर्फ इस संपूर्ण घटनाक्रम में चिंगारी का काम इस घटना ने किया। इजराइल का गठन सन 1948 में औपचारिक तौर पर हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में। उसके पहले यहूदियों का कोई अपना देश ही नहीं था, लेकिन वह कई देशों में, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहां के महत्वपूर्ण पदों पर वो बैठे हुए थे। आइंस्टीन, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, वह खुद भी एक यहूदी थे और वह जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। लेकिन हिटलर ने जब यहूदियों के खिलाफ नरसंहार, जिसको कि होलोकास्ट के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, छेड़ा, तो आइंस्टीन और उनके जैसे बहुत से यहूदी, जो कि बुद्धिजीवी यहूदी थे, ताकतवर यहूदी थे, उन्होंने अन्य देशों में भागकर शरण ली। जो यहूदी वहां से नहीं निकल पाए थे, हिटलर ने उनका नृशंसतापूर्वक हत्या करवा दी। यहूदियों को ये बात समझ में आ गई थी पिछले कई 100 सालों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि अगर उनका कोई अपना देश नहीं बना धरती पर, तो एक दिन उनका अस्तित्व भी मिटा दिया जाएगा। इसलिए यहूदियों ने उन देशों की सरकारों पर दबाव बनाना शुरू किया जिन देशों की सरकारों में उनका प्रभुत्व था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने यहूदियों को आश्वासन दिया कि विश्व युद्ध समाप्ति के बाद फिलिस्तीन में एक जगह उनको दे दी जाएगी, जो से फिलिस्तीन राज्य था, वहां पे एक जगह उनको दे दी जाएगी जहां पे अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि फिलिस्तीन भी कोई एक राष्ट्र के तौर पर तब मौजूद नहीं था। इजराइल और फिलिस्तीन बनने के पहले वहां पे ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था, जिसमें कि इजराइल, फिलिस्तीन और आसपास के कई अरब देश, जो कि वर्तमान में हम नक्शे पे देख सकते हैं, वह उस साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य की पराजय हो जाती है और वह पूरा क्षेत्र एक तरह से ब्रिटेन के अधीन हो जाता है। ब्रिटेन ने उस पूरे क्षेत्र में अपनी सत्ता काबिज कर ली और यहूदियों से किए हुए वादों को उसने भुला दिया। यह तो बात हुई कि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से उस क्षेत्र का क्या महत्व और कैसे उस क्षेत्र का नक्शे का निर्माण होता है। लेकिन बात यहां से भी सैकड़ों साल पीछे की है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों तीनों के लिए यरूशलेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है। यहूदियों का मानना है कि यरूशलेम में ही उनकी सबसे पवित्र धर्म स्थल टेम्पल टाउन मौजूद था और वहीं पे यरूशलेम शहर को आधार रख के सृष्टि का निर्माण किया गया। एक तरह से यहूदी धर्म की शुरुआत का जो उसका जन्म स्थल है, उसको भी यरूशलेम को माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों का ये कहना है कि मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल उनका जो है वो अल अक्सा मस्जिद है, जो कि यरूशलेम में है। अब ये अल अक्सा मस्जिद क्या है? अल अक्सा मस्जिद वह जगह है जहां पे पैगंबर मोहम्मद साहब ने सबसे पहले लोगों को कुरान की दीक्षा दी और वह उसी रास्ते से जन्नत की तरफ गए।
ईसाइयों का ये कहना है कि यहीं पे यरूशलेम में मौजूद पहाड़ी के ऊपर ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था और वहीं पे इनका दोबारा रीबर्थ हुआ या जन्म हुआ। तो तीनों ही धर्मों के यरूशलेम को लेके अपने अपने दावे हैं। ये तो इतिहास की बात हुई, लेकिन अगर आप आधुनिक समय में अगर आएंगे, जो कि अगर आप 19वीं शताब्दी की बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन को लेके दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ देश इजराइल के पक्ष में है, जिसमें कि यूएसए खुल के इजराइल का समर्थन कर रहा है और यूएसए का कहना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो कुछ देश पूरी तरीके से इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ओआईसी देश, जो कि अरब कंट्रीज का अपना यूनियन है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये सबसे बड़ा यूनियन, दूसरा सबसे बड़ा यूनियन इस दुनिया का माना जाता है। भारत में भी इस मुद्दे को लेके दो मत हैं। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन का। लेकिन भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस मुद्दे को लेकर बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीन के तरफ से, गाजा की तरफ से जो रॉकेट हमले इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं उसकी भारत सरकार निंदा करती है, लेकिन वह यरूशलेम शहर की जो भी पुरानी स्थिति थी, यथास्थिति बरकरार रखने के भी पक्ष में है। इसलिए वो इजराइल की कार्रवाई का भी समर्थन नहीं कर रही है। तो आखिर भारत क्यों दोनों को साथ लेके चलने का प्रयास कर रहा है? इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। इजराइल से भारत को सबसे उन्नत किस्म की रक्षा टेक्नोलॉजी मिलती है और खुफिया सूचना के आदान प्रदान में इजराइल भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। वहीं दूसरी तरफ जो अरब देश हैं, जो कि इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, उनसे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। क्रूड ऑयल एंड प्राकृतिक गैस के लिए भारत ऐसे देशों से पे डिपेंड है आज भी, और उनके साथ मिलके वह काफी व्यापार कर रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। इसलिए भारत को किसी एक के पक्ष में खड़ा होना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो ताजा विवाद है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसकी जड़ें इतिहास में काफी पीछे तक जाती हैं, लेकिन अगर हम 1948 के बाद से बात करें तो, कि जब इजराइल का गठन हो गया, तो ये ब्रिटेन और यूएस की शह पे हुआ। उन्होंने फिलिस्तीन को दो टुकड़े में बांट के वहां पे एक यहूदी देश का निर्माण किया। जैसा कि ब्रिटेन ने यहूदियों से प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वादा किया था, लेकिन उस समय उसने उस वादे को पूरा नहीं किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां काफी बदल चुकी थी और ब्रिटेन काफी कमजोर हो चुका था। तो जैसे भारत में यहाँ पे उसने भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके वो यहाँ से निकल के और एक जिंदगी भर का सरदर्द हम लोग के सिर पर दे दिया, उसी प्रकार उन्होंने मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब 1948 में इजराइल बनने के बाद उसके बनते साथ ही अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। उसके आसपास के जो पड़ोसी जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, वहां से उसके ऊपर अटैक होता है। लेकिन इजराइल वह युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध में इजिप्ट भी इजराइल के खिलाफ था और उसके बाद इजराइल को जितनी जमीनें, जितनी भूभाग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बंटवारे का निर्णय हुआ था, उसने जो डिसाइड किया, उससे ज्यादा भूमि पे वो अधिकार कर लेता है। इसके बाद इजराइल काफी तेजी से तरक्की करने में और अपनी टेक्नोलॉजी, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है। और इजराइल में ये कंपलसरी है कि वहाँ के हर नागरिक को सैन्य ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट और विशेष तौर पे रक्षा के मुद्दे पे काफी ज्यादा सीरियस होकर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अरब देश किसी भी प्रकार से इजराइल का खात्मा चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि उस भूभाग पे इजराइल का कब्जा रहे, जिसकी परिणति 1967 के अरब इजराइल युद्ध के तौर पे होती है। इसमें 7 अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उम्मीद के विपरीत मात्र 6 दिनों में इजराइल यह युद्ध जीत जाता है
और जिन जिन देशों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था उनकी बहुत सी जमीनें भी वह छीन लेता है। द्वितीय अरब इजराइल युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों को यह समझ में आ जाता है और अरब राष्ट्रों को भी कहीं ना कहीं कि सीधे युद्ध में इजराइल को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस और ब्रिटेन का उसको बर्दाश्त प्राप्त है और वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका पूरा सपोर्ट करे। और यूएस एक सुपर पावर उस समय तक बन चुका था और इजराइल की भी टेक्नोलॉजी तेजी से उन्नत हो रही थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन में एक चरमपंथी संगठन का गठन होता है जिसको फतह कहते हैं। इस संगठन की नींव अरब इजराइल युद्ध के जस्ट बाद पड़ती है और इस संगठन ने 1972 में, जो कि जर्मनी में एक ओलंपिक हुआ था म्यूनिख शहर में, उस ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की अगवा करके हत्या कर दी। उसके बाद इजराइल ने उन जितने भी आतंकवादी इस घटनाक्रम में शामिल थे और जो उसके मास्टरमाइंड थे, अगले 20 सालों तक विश्व के अलग अलग कोनों से उनको ढूंढ कर उनकी हत्या की और अपने खिलाड़ियों का मौत का बदला लिया। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था और मोसाद को विश्व की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा। इजराइल खुद को दिनों दिन मजबूत करता गया और फिलिस्तीन में चरमपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ता गया। फिर वह दिन भी आया जब फिलिस्तीन में गृह युद्ध छिड़ गया और फिलिस्तीन खुद ही 2 भागों में बढ़ गया। एक गाजा पट्टी का जो एरिया जो कि इजिप्ट से लगा हुआ है, वहां पे हमास नाम का एक संगठन ने अपना कब्जा कर लिया, जिसको कुछ देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, वहीं कुछ देश इसको रिवोल्यूशनरी मानते हैं जो कि फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और वेस्ट बैंक का जो एरिया है फिलिस्तीन का, वहां पे फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल हुआ और उन्होंने वहां पे अपना शासन चलाना शुरू किया। अब जो वेस्ट बैंक एरिया में जो फिलिस्तीन की सरकार का गठन हुआ, उन्होंने धीरे धीरे इजराइल के संबंध भी सुधारने शुरू किए। उनके जो सबसे बड़े नेता थे उस समय की यासिर अराफात जी, उन्होंने इजराइल के साथ एक शांति समझौते पे भी 1993 में हस्ताक्षर किए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास किसी भी प्रकार के समझौते को नकारता रहा और उसका उद्देश्य था कि संपूर्ण इजराइल पर फिलिस्तीनियों का कब्जा और इजराइल का खात्मा, जिसके लिए वो तरह तरह से इजराइल में टेररिस्ट अटैक भी करता रहता था, कभी सुसाइड बॉम्बर के थ्रू, कभी रॉकेट के थ्रू। हाल फिलहाल का जो ये घटना आप देखने को मिल रहा है आपको, जो कि गाजा पट्टी से सैकड़ों हजारों की संख्या में रॉकेट इजराइल के विभिन्न शहरों पे गिराए जा रहे हैं या उनको दागा जा रहा है, उसके पीछे ये हमास ही शामिल है। जो वेस्ट बैंक का एरिया है फिलिस्तीन का, वह आज भी गाजा पट्टी की तुलना में काफी ज्यादा सही स्थिति में है और वहां पे इतनी ज्यादा हिंसा नहीं हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रकार की हिंसा से हमास अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और वह इजराइल को क्या एक्चुअल में तबाह करने की ताकत रखता है? तो इसका जवाब है नहीं। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने जो बॉम्बिंग की है गाजा पट्टी पे, और वो पहले भी इस तरह की बॉम्बिंग करता रहा है, उसमें कई आम नागरिकों की मौत होती है, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो उसको भी कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर सल्यूशन क्या है? ना हमास अपनी हरकतों से बाज आएगा, ना इजराइल उसको रिटेलिएट करने से चुकेगा। तो इस समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि एक न्यायपूर्ण ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें कि प्रॉपर वे में इजराइल और फिलिस्तीन का औपचारिक रूप से बंटवारा किया जाए और ये दोनों ही देश इस बंटवारे को एक्सेप्ट करें और इस हिंसा को यहीं पे खत्म करें। अरब देशों की भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि अरब देश किसी भी प्रकार के इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ईरान जो है वह इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इसी प्रकार सऊदी हो गए, सीरिया, जॉर्डन, किसी से भी इजराइल के संबंध सही नहीं है। ये देश कहीं ना कहीं हमास को और फिलिस्तीन के अलगाववादी ताकतों को शह देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। और इजराइल इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन पे 1% भी भरोसा नहीं करता और वो किसी भी समझौते से खुद को पीछे हटा लेता है।
गाजा पट्टी में हाल फिलहाल में जो बॉम्बिंग इजराइल कर रहा है उसमें अभी तक सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या इस बॉम्बिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सरकार जिम्मेदार है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हमास ने इजराइल के ऊपर पहले रॉकेट न दागे होते तो शायद इजराइल भी इतनी बड़ी कार्रवाई करने के पहले 100 बार सोचता। इजराइल को एक मौका मिल गया है कि अब वह इसको आधार बनाकर पूरे गाजा पट्टी पे हमास के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन को उसने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इजराइल तो चाहते ही कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। भारत और इजराइल के बीच दशकों से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की हाल फिलहाल में हुई मीटिंग में इजराइल का खुलकर समर्थन क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब बिल्कुल ही सीधा सा है कि भारत सरकार का स्टैंड इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर हमेशा से ही क्लियर रहा है। भारत 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मानता है और भारत का मानना है कि उस भूमि पे जहाँ पे वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन मौजूद हैं, वहाँ औपचारिक रूप से 2 राष्ट्रों का गठन होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के पूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ऐतिहासिक भाषण भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अवैध रूप से फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। हालांकि उसके बाद भारत और इजराइल के संबंध जब काफ़ी अच्छे होते चले गए तो भारत ज़्यादातर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर बोलने से बचता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल की घटना के बाद भारत को किसी एक का पक्ष लेना ही था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत ने ये कहा है कि वो किसी भी एक पक्ष के तरफ से होने वाली हिंसा का विरोध करता है और दोनों पक्षों को आपस में मिलके शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। भारत ने ना तो इजराइल का विरोध किया है और ना ही हमास द्वारा जारी हमलों को भी सही ठहराया है, और ऐसा करना भारत सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से अरब देशों को नाराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ने हमेशा से ही भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, खास तौर पे पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दों पर। तो आपसे मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो भी पूरा घटनाक्रम आपको आजकल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे उसी नफरत के वायरस का हाथ है जो कि आज भी कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक है मानव जाति के लिए, और जिसका ताज़ा निशाना मिडिल ईस्ट और इजराइल और फिलिस्तीन है। धन्यवाद।